नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन में हिंदी वीडियो नहीं बना पाया, माफ़ी मांगता हूँ। आज के सब्जेक्ट को, विषय को शुरुआत करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में पुराने औरंगाबाद ज़िले में, यानी आज के छत्रपति संभाजी नगर ज़िला जो है, वही एक लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ से पिछली बार ओवैसी के MIM पार्टी के इम्तियाज़ जलील नाम के नेता चुनकर आए, जो पहले पत्रकार भी थे, NDTV में थे। 2014 में जब सब पार्टियां, शिवसेना, BJP, कांग्रेस, NCP अलग अलग लड़े, तब ये औरंगाबाद से MLA बने थे, विधायक बने थे। 2019 में इम्तियाज़ जलील संभाजी नगर से लोकसभा पर चुनकर आए। और ये विशेष है कि हैदराबाद के बाहर जिस पार्टी को बहुत कोई पूछता नहीं, ऐसी ओवैसी की जो पार्टी है, जो अकेले असाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लोकसभा पर चुनकर बार बार आते, उनके पिताजी भी आते रहे, लेकिन हैदराबाद के बाहर इनका कभी लोकसभा पर कोई उम्मीदवार चुनकर ही नहीं आता था। उनकी पार्टी से इम्तियाज़ जलील संभाजी नगर से लोकसभा तक पहुंच गए। और इसका कारण था कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी से MIM ने समझौता किया था, उसका फायदा उनको मिला। और दूसरी बात ये थी कि ये संभाजी नगर जो एकत्रित शिवसेना थी, उसका गढ़ माना जाता था। 1989 से आज तक, यानी 90 से 2014 तक लगातार जितने भी लोकसभा चुनाव हुए, संभाजी नगर से शिवसेना का ही MP चुनकर आया। BJP और शिवसेना, इनकी अलायंस का MP चुनकर आया। कभी मेरा ख्याल है जायसवाल नाम के शिवसैनिक थे, कभी चंद्रकांत खैरे थे। लेकिन 2019 में मोदी की लहर होते हुए भी शिवसेना का ये गढ़ ढह गया। इसका कारण MIM की ताकत संभाजी नगर में बढ़ी नहीं थी, जहाँ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ओवैसी हमेशा मुस्लिम बहुल चुनाव क्षेत्र से ही अपनी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं। इम्तियाज़ जलील वैसा ही था। लेकिन मोदी की दूसरी लहर होते हुए भी शिवसेना का उम्मीदवार, अलायंस का उम्मीदवार हार गया। इसका कारण शिवसेना में 2 फाड़ हुए थे। हर्षवर्धन जाधव नाम के एक पूर्व विधायक जो शिवसेना के थे, MNS के थे, राज ठाकरे के पार्टी के, वो बगावत करके खड़े हो गए। उन्होंने जो वोट काटा, उसका फ़ायदा इम्तियाज़ जलील को, यानी MIM को मिल गया। और उससे भी और एक बात थी कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के जो दलित मतदाता है, जो प्रकाश अंबेडकर को मानते हैं, उनका भी वज़न इम्तियाज़ जलील के पीछे खड़ा हो गया। और MIM को हैदराबाद से बाहर और एक MP मिल गया। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। इसका कारण ना प्रकाश अंबेडकर MIM के साथ है, तो शायद फिर से चुनकर आना मुश्किल है। इसका रियलाइजेशन, इसका साक्षात्कार इम्तियाज़ जलील को हो गया। और इसलिए इन्होंने मुंबई में कई मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वो सबसे ज़्यादा जहाँ हो गए, वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने की आइडिया सामने लाई है। बीच में एक हफ्ते पहले इम्तियाज़ जलील अचानक प्रेस के सामने आकर बोले कि मैं मुंबई में चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मुंबई से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इसका मतलब उनको संभाजी नगर में अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार उनके साथ प्रकाश अंबेडकर थे और शिवसेना में बगावत हुई थी। इस बार ऐसे नहीं होने जा रहा है, क्योंकि संभाजी नगर में
एकनाथ शिंदे और बीजेपी और उनके साथ अजित दादा गुट का समर्थन है वो इतना तगड़ा है कि उसके सामने एमआईएम टिकने वाली है नहीं। दूसरी जगह कांग्रेस वगैरह, कांग्रेस, उद्धव उबाठा और शरद पवार की पार्टी का अलायंस खड़ी है। तो इसमें तीसरे कैंडिडेट के लिए कोई जगह बचती नहीं, इसलिए इम्तियाज़ जलील मुंबई से लड़ना चाहते हैं और मुस्लिम वोट बैंक से जीतना चाहते हैं। और आज इतनी अजीब हालत हो गई है कि एमआईएम के या ओवैसी के उम्मीदवार को मुस्लिम वोट मिलेंगे, इसका पेट दर्द उबाठा शिवसेना को ज़्यादा है। इसीलिए जब इम्तियाज़ जलील ने ऐसी घोषणा की कि मैं मुंबई से लड़ना चाहता हूँ, तब उबाठा शिवसेना के साउथ मुंबई के, दक्षिण मुंबई के जो लोकसभा एमपी है दोबारा चुनकर आए, मोदी की लहर में चुनकर आए हैं, ऐसे शिवसेना के एमपी अरविंद सावंत ने बड़े गुस्से में कहा ये तो बीजेपी की बी टीम है। कौन है बीजेपी की बी टीम? एमआईएम, ओवैसी की पार्टी, इम्तियाज़ जलील की पार्टी। और इम्तियाज़ जलील की पार्टी अगर दक्षिण मुंबई में अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती है तो दक्षिण मुंबई में 2-3 बड़े इलाके, भेंडी बाज़ार हो, उमर खाड़ी हो या ऐसे इलाके मदनपुरा वगैरह, जहाँ कम से कम 1.5-2 लाख से ज़्यादा 3 लाख तक मुस्लिम वोटर हो सकते हैं, वो अगर एकजुट होकर इम्तियाज़ जलील या एमआईएम के पीछे खड़े हो गए तो वो लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी की हालत इतनी बुरी है कि आज जो कल तक मुस्लिमों के खिलाफ वोट लेकर जीतना चाहते थे, वो आज ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम वोटर पर, मुस्लिम मतदाता पर निर्भर है। बार बार लगातार पिछले 4 महीने से उद्धव ठाकरे मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना चाहते, मुख्यमंत्री बनने निकले थे, लेकिन अपना जो मतदाता बेस था, वोट बैंक थी, वो गवा बैठे, अपनी पार्टी गवा बैठे। और आज इनको जीतना है तो जीतने के लिए मुस्लिम वोट चाहिए। आपको याद होगा बीच में कुछ महीने पहले जब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की यात्रा शुरू कर दी थी तो सबसे पहली जो मीटिंग थी वो मालेगांव में लेकर गए थे, मालेगांव से शुरुआत की थी। कहने का मतलब ये है कि जब उद्धव ठाकरे की पार्टी या उनका कोई नेता एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बोलता है तो हंसी आती है दोस्तों, क्योंकि 25-30 साल से जो खुद शिवसेना महाराष्ट्र के लिए बीजेपी की दोस्त पार्टी रही, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर बीजेपी की बी टीम बनकर ही शिवसेना ने काम किया है। 1990 में जब शिवसेना बीजेपी अलायंस बन गई और लगातार 25 साल चलती रही, उस वक्त राष्ट्रीय राजनीति में, नेशनल पॉलिटिक्स में उद्धव की पार्टी हमेशा बीजेपी की बी टीम रही। महाराष्ट्र में दोनों एक जैसे थे, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर देखो तो जो बीजेपी की लाइन होती थी वही पकड़कर शिवसेना चलती रही है। तो जिनकी जिंदगी, जिनका महाराष्ट्र व्यापी या राष्ट्रव्यापी पॉलिटिक्स बीजेपी की बी टीम बनकर ही शुरू हो गया, ये लोग आज एमआईएम पर बीजेपी की बी टीम ऐसा आरोप लगा रहे। और अकेले शिवसेना उबाठा नहीं, बहुत सारी पार्टियां यही आरोप कभी प्रकाश अंबेडकर पर लगाती है, कभी कर्नाटक में देवेगौड़ा के खिलाफ लगा देते हैं आरोप, कभी मायावती के लिए उत्तर प्रदेश में यही आरोप लगता है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है। और अजीब बात यह है कि जिसको ये लोग बी टीम बोलते हैं बीजेपी की, उन्हीं के साथ चुनाव से पहले या चुनाव के नतीजे आने के बाद हाथ मिलाने की कोशिश
वही लोग करते हैं जो पहले उनको बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। उसमें कांग्रेस आती है, उसमें उबाठा शिवसेना आती है, सब लोग आते हैं। आपको याद होगा 2018 में जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उसकी प्रचार सभा में लगातार राहुल गांधी एक आरोप देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर पर आरोप लगाते थे कि जनता दल सेक्युलर ये बीजेपी की बी टीम है। और जब चुनाव के नतीजे आ गए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन उसको बहुमत नहीं आया, मेजॉरिटी नहीं मिली, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाने के लिए बीजेपी की बी टीम जनता दल सेक्युलर, जो नतीजे के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी, उसको उसी राहुल गांधी ने चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की और जनता दल सेक्युलर के नेतृत्व में कर्नाटक की सरकार बनी, जिसमें राहुल गांधी की कांग्रेस का नेता उपमुख्यमंत्री बना था। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो लोग बार बार दूसरी किसी पार्टी पर बीजेपी की बी टीम ऐसा आरोप करते हैं, वो खुद क्या है? अगर देवेगौड़ा की पार्टी 2018 में बीजेपी की बी टीम थी तो उसी पार्टी को चीफ मिनिस्टरशिप देकर 2 नंबर पर आए हुए कांग्रेस को क्या बीजेपी की सी टीम बोला जाएगा या डी टीम बोला जाएगा? ये बी टीम क्या होता है? अगर आप हमारे साथ आ जाओ तो बात अलग है, अगर हमारे साथ हमारे शर्तों पर नहीं आओगे तो आप बीजेपी की बी टीम हो। ये सीधी सादी उसकी डेफिनेशन या व्याख्या है, परिभाषा है कि आप हमारे साथ आ जाओ, चुपचाप आ जाओ, हमारी बी टीम बनो। अगर हमारी बी टीम नहीं बनोगे तो आप बीजेपी की बी टीम हो। ये आजकल राजनीति में बी टीम की परिभाषा हुई है। लेकिन जब यही आरोप कांग्रेस करती आई या और कोई लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी करती आई तो बात अलग थी। आज उबाठा शिवसेना का एक नेता एमआईएम पर आरोप लगा रहा है कि आप बीजेपी की बी टीम हो, जो खुद मोदी के नाम पर बीजेपी से अलायंस करके 2 बार एमपी बना है। इम्तियाज जलील शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवार को परास्त करके, हरा करके एमपी बना है। लेकिन अरविंद सावंत बीजेपी के सपोर्ट से 2 बार एमपी बने हैं। बीजेपी की बी टीम बनकर 2 बार एमपी बने, यानी खुद जो बी टीम रही है, बी टीम बनने के फायदे जिस पार्टी ने उठाए है, वही पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है उस पर आरोप लगाती है कि ये बीजेपी की बी टीम है। इसलिए कभी कभी मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि अगर बीजेपी की इतनी बी टीमें हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा तो होगी, तो फिर ये सवाल है कि बीजेपी की ए टीम, असली ए टीम कौन सी है? अब ए टीम बी टीम क्या होता है? आपको मालूम होगा कि क्रिकेट में जब बड़ी टीम होती है, ओरिजिनल टीम होती है, टेस्ट मैच की टीम होती है, वो अगर मैदान में नहीं उतारना चाहते, उनको आराम देना चाहते, तो दूसरे आधे नए आधे पुराने मिलाकर एक टीम बनाते हैं। उसको ए टीम, इंडिया ए ऐसा बोला जाता है, या तो इंडिया बी भी बोला जाता है। तो इसलिए सवाल आता है कि अगर एमआईएम हो या जनता दल सेक्युलर हो या मायावती हो, ये सब बीजेपी की बी टीम होती है, तो बीजेपी की ए टीम कौन सी है? इसका जवाब मांगना भी ज़रूरी है। जो कैमरा और माइक लेकर दौड़ते हैं, उनके सामने अगर ये आरोप होता है कि फला फला बीजेपी की बी टीम है, तो उनको सामने वाले आरोप करने वाले नेता से ये सवाल पूछना चाहिए कि भैया फिर बीजेपी की ए टीम कौन सी है? लेकिन पूछा नहीं जाएगा
क्योंकि जवाब सीधा साधा है, खुद राहुल गांधी ही बीजेपी की ए टीम है। इसलिए बीजेपी के खिलाफ 2024 का चुनाव होने वाला था, इसके लिए 8-9 महीने पहले जो इंडी अलायंस बनाने की कोशिश हो गई, 26-28 पार्टियां इकट्ठा करके बीजेपी के उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार खड़ के डिवीजन ऑफ वोट काटना जो था वो रोका जाएगा और बीजेपी को हराया जाएगा। इसलिए जो कोशिश चल रही थी उसमें अड़ंगा किसने डाला? राहुल गांधी ने डाला। जब 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और उसके बाद फिर से 3 महीने का हॉल्ट लेकर इंडी अलायंस की मीटिंग हो गई, तब ये तय हुआ था कि जल्द से जल्द यानी 2023 31 दिसंबर खत्म होने तक सब राज्यों में सीट का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन वो बंटवारा होने से पहले वो 31 दिसंबर तक नहीं हुआ, 14 जनवरी 2024 तक नहीं हुआ। और 14 जनवरी 2024 को राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई न्याय पदयात्रा निकालकर शुरू हो गए। सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ है। और अखिलेश ने उस बार बोला था कि पदयात्रा शुरू करो, हम भी आएंगे आप, लेकिन पहले सीट का बंटवारा होना चाहिए। और आज भी अखिलेश वही शर्त पर अड़ा हुआ है, जबकि मणिपुर से निकली राहुल गांधी की पदयात्रा छोटे छोटे ईशान्य के राज्यों को कवर करते हुए असम, बंगाल, बिहार, झारखंड होकर यूपी तक पहुंच गई है। फिर भी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है और पिछले 1.25 महीने से 5 हफ्तों से अखिलेश वही शर्त लेकर बैठा है, जब तक सीट का बंटवारा नहीं होता तब तक समाजवादी पार्टी इंडी में रहेगी, लेकिन यात्रा में नहीं आएगी। और साफ बात है, बीजेपी को तो इंडी अलायंस का सत्यानाश होना ज़रूरी है, तो वो काम कर रहे खुद राहुल गांधी। तो इसलिए अगर MIM या और कोई प्रकाश अंबेडकर या मायावती, इन पर आरोप लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि बीजेपी के विरोधी दलों में टुकड़े बनाना, उनके वोट काटना, ये काम करना ही और बीजेपी के लिए जीत आसान बनाना, अगर ये काम ही बीजेपी की बी टीम होता है तो खुद राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? इनके कारण बंगाल में ममता ने डिक्लेयर कर दिया कि हमको कांग्रेस का साथ तो सीट बंटवारा नहीं करना है। नीतीश कुमार तो इंडिया अलायंस कांग्रेस का साथ छोड़कर सीधे बीजेपी के साथ एनडीए में चले गए। ये झारखंड आते आते हेमंत सोरेन को अरेस्ट हो गई हो, जेल में जाकर पड़े, सत्ता परिवर्तन हो गया, नया चीफ मिनिस्टर लाना पड़ा और आज यूपी में पहुंचे हैं। तो यूपी में अखिलेश इनसे हाथ मिलाने के लिए सामने नहीं आ रहे। दिल्ली और पंजाब में हम अपने बल पर लड़ेंगे, ये केजरीवाल ने डिक्लेयर कर दिया है। मतलब इंडी अलायंस का सत्यानाश राहुल गांधी ने किया है। तो बीजेपी की ए टीम कौन सी होती है? जो डायरेक्टली अपोजिशन यूनिटी को ध्वस्त करती है। आज जो 24 के चुनाव में मोदी के सामने एकजुट विरोधी दलों का अलायंस मोर्चा खड़ा करना था, अगर उसमें अड़ंगा राहुल गांधी ने खड़ा किया है तो ए टीम जो है बीजेपी की, ये राहुल गांधी होते, उसके बाद छोटे मोटे प्रयास करने वाली मायावती वगैरह बी टीम होती है। इसलिए हमें समझना जरूरी है, जब आरोप लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम है, तो सवाल पूछना ज़रूरी है कि भैया बीजेपी की ए टीम कौन सी है? जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी की ए टीम नहीं है, वो ओरिजिनल भी है बीजेपी है। लेकिन उनके लिए फ़ायदेमंद हो
इस ढंग से काम करने वाली सबसे तगड़ी जो टीम होगी उसको बीजेपी की ए टीम बोलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। उसमें उनको इमीडिएटली जो मदद चाहिए कि विरोधी एकता ना हो, अगर वो राहुल गांधी कर रहे हैं तो राहुल गांधी बीजेपी की ए टीम होते हैं, और उससे भी जो थोड़ी थोड़ी कम कोशिश कर रहे हैं और अपनी तौर पे बीजेपी से लड़ना चाहते, अपने राज्य में लड़ना चाहते, वो बीजेपी की बी टीम है। कितनी अजीब बात है दोस्तों। देश में सबसे बड़ा बीजेपी विरोधी दल ही अगर बीजेपी की ए टीम होगी, उसका नेता ही बीजेपी की ए टीम होगा, तो बाकी बेचारों को बी टीम, सी टीम, डी टीम होना ही पड़ेगा। ये वीडियो कैसा लगा सोचिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।